वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1989 में, जब बर्नर्स-ली ने पहली बार हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था। उसके बाद वेब डेवलपमेंट एक के बाद एक नए लैंग्वेजेस, नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते गया। तो अगर पहले हम लोग वेब डेवलपमेंट की बात करें तो पहले का जो वेबसाइट होता था वो सिंपल टेक्स्ट का यूज़ करता था और हर एक टेक्स्ट में एक हाइपर टेक्स्ट लगा होता था, मतलब एक लिंक होता था जिसको क्लिक करके हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आई, जैसे जो वेबसाइट का डिज़ाइन था वो काफ़ी अच्छा नहीं था, बहुत सिंपल दिखता था, तो उसमें CSS वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया था। CSS की वजह से क्या होता है कि जो वेबसाइट होता है उसका स्टाइलिंग इंप्रूव हो जाता है। जो CSS की वजह से हम लोग बॉर्डर, बॉक्सेस, इमेजेस वगैरह देखते हैं, सब CSS की वजह से होता है और वेबसाइट काफ़ी ब्यूटीफुल दिखने लगता है। वहीं 1995 में फिर जावास्क्रिप्ट को लाया गया था। जावास्क्रिप्ट का लाने का मेन मोटो ये था कि जो फॉर्म्स वगैरह वेबसाइट पे हम लोग सबमिट करते हैं वो अच्छे से वैलिडेट नहीं हो पा रहा था। यूज़र कौन सा इनपुट दे रहा है वो सब वैलिडेट करना प्रॉब्लम था, और जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन देखना होता था तो वेब पेज को रिफ्रेश वगैरह करना पड़ता। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में, और 1996 आते आते जो CSS का दूसरा वर्जन आ चुका था। तो यहाँ पे हमें पता है कि वेब डेवलपमेंट का स्टार्टिंग HTML से हुआ, उसके बाद CSS आया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट आया। अब उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, जैसे कि जावास्क्रिप्ट मेजरली बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है और अभी भी जावास्क्रिप्ट का नया नया लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क आते जा रहा है। तो अगर आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा HTML से। HTML का जो सिंटेक्स होता है बहुत ही सिंपल होता है। उसमें ऊपर में हेड होगा, फिर बॉडी होगा, और जो जो टैग होता है, जैसे वो हेड होता है उसको टैग बोलते हैं, जो टैग स्टार्ट होगा वो ख़त्म भी होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे CSS के बारे में। तो CSS में क्या होता है कि जैसे ही हमने कुछ टेक्स्ट वगैरह दिया, उसको स्टाइल देना है, उसको कलर देना है, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, अंडरलाइन देना है, बॉर्डर वगैरह देना है, बटन्स वगैरह क्रिएट करना है अच्छा, तो वो CSS की हेल्प से हम लोग करते हैं। और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग फॉर्म्स वगैरह वैलिडेट करना, अगर हम अपने इन्फॉर्मेशन को सर्वर से फेच करना चाहते हैं बिना वेबसाइट को लोड किए हुए, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अब हम लोग उसके फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। जब आप HTML सीख लेते हैं और CSS आप सीखने की ओर जाते हैं तो आपको CSS में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे फ्लेक्स, ग्रिड वगैरह, एक टर्म आएगा, मार्जिन आएगा, पैडिंग आएगा। वो सब जब आप सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको बार बार CSS लिखने का प्रॉब्लम आता है। तो वहाँ पे हमारे पास CSS का लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क आता है, जैसे कि टेलविंड वगैरह आ जाता है। वहाँ पे आपको टेलविंड वगैरह सीख लेना चाहिए। टेलविंड से आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई काम CSS में करने में 1 घंटा लग रहा है तो वो टेलविंड के थ्रू 10 मिनट्स में हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में आपको मेनली वेरिएबल्स वगैरह, इवेंट वगैरह, एक्शंस वगैरह देखना होता है। और एक्शंस जैसे कि क्लिक, डबल क्लिक, होवर, या फिर ऑन माउस होवर हो गया, ये सब कुछ आपको इवेंट वगैरह, एक्शंस वगैरह मैनेज करना पड़ता है। एक बार आपने ये सब मैनेज करना सीख लिया, जैसे उसमें गेट डॉक्यूमेंट बाय ID, गेट डॉक्यूमेंट बाय क्लास नेम वगैरह आता है, तो उसका हेल्प करके हम लोग किसी भी बटन्स का एक ID देते हैं और उसके हेल्प से उसको फेच करते हैं। तो ये सब जावास्क्रिप्ट के हेल्प से होता है। लेकिन ये अगर हम लोग नेटिव जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे तो ये बहुत ही टफ हो जाता है। तो उसके लिए हमें फ्रेमवर्क की तरफ मूव करना पड़ता है, या आप लाइब्रेरी वगैरह सीख सकते हैं। जैसे रिएक्ट वगैरह आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क आना चाहिए। और आप Vue.js से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको Vue.js भी आता है तो Vue.js भी सेम काम करता है, लेकिन Vue.js का जो लर्निंग है, मतलब वो आपको सीखने में थोड़ा इजी पड़ता है रिएक्ट के कंपेरिजन में। तो आप अगर रिएक्ट सीख पा रहे हैं तो अच्छा है, रिएक्ट आपको समझ में आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रिएक्ट सीखने में टाइम लग रहा है, आपको रिएक्ट बोरिंग लग रहा है, तो आप एक बार Vue.js को ट्राई कर सकते हैं। Vue.js सीख के भी आपका काम हो जाएगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है और उसमें भी अच्छे अच्छे जॉब्स, अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। अब एक बार आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और उसके फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट, व्यू वगैरह को सीख लिया है तो आपको फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। अब इसके हेल्प से हम लोग एक वेबसाइट तो बना सकते हैं। वेबसाइट काफ़ी अच्छा होगा, इंटरेक्टिव होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। लेकिन अभी अगर 2% सेम वेबसाइट पे काम कर रहा है, जैसे कोई पर्सन मेरे वेबसाइट पे आता है, वो अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता है और इन फ्यूचर में मैं उसके अकाउंट के बेसिस पे उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स दे सकूं, इसके लिए फिर उसका इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस का ज़रूरत पड़ता है, और यहाँ वेब डेवलपमेंट में डेटाबेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेटाबेस के लिए मेनली हम लोग 2 टाइप ऑफ डेटाबेस यूज़ करते हैं। एक तो SQL होता है और दूसरा NoSQL होता है। SQL में जो सबसे पॉपुलर डेटाबेस है वो है MySQL है, या MariaDB आप उसको बोल सकते हैं। और NoSQL में सबसे पॉपुलर अभी MongoDB चल रहा है, या Firebase आप बोल सकते हैं। Firebase फ्री का है, MongoDB
MongoDB आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप एडवांस प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं या उसका यूजेस बढ़ता है या फिर आप स्टोरेज उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ता है। तो एक बार आपने डेटाबेस भी कर लिया, आपको फ्रेमवर्क भी आता है, जावास्क्रिप्ट भी आता है, HTML आता है, तो आप एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। अब आपने एक अच्छा वेबसाइट बना लिया तो अब उसको होस्ट करने का प्रॉब्लम आएगा। अब जब आप उसको होस्ट करने जाएंगे तो आपके टीम में जो भी डिप्लॉयमेंट हैंडल कर रहे हैं, डेवऑप्स इंजीनियर आजकल उनको बोलते हैं, या फिर जो भी सर्वर पे पर्सन बैठा हुआ है, उसको आपने अपना सोर्स कोड दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं और आपका जो डेवऑप्स इंजीनियर है वो लिनक्स पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन भी आज के टाइम में निकल चुका है। अब लोग डॉकर का यूज़ करते हैं। डॉकर की हेल्प से क्या होता है ना कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप किया तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है सेम होता है। मतलब मैंने अगर नोड का 17 नोड वर्जन 17 यूज़ किया या 19 यूज़ किया तो मैं उसके YML फाइल होता है, मतलब एक फ़ाइल होता है जिसको आप एक तरह से समझिए रिकॉर्ड होता है, वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये कौन से नोड जेएस के वर्जन पे चलेगा, ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, तो वो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं। और डॉकर जो होता है वो लिनक्स कर्नल पे डेवलप है, मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। और यहाँ कर्नल से मेरा मतलब है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कर्नल बेस्ड होता है। कर्नल क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो CPU से इंटरेक्ट करना चाहेगा, मेमोरी से इंटरेक्ट करना चाहेगा, तो वो जो इंटरेक्शन का काम है वो कर्नल करता है। और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो डेवलप करने में बहुत ही डिफिकल्टी आती है, वो कर्नल होता है। विंडोज़ का विंडोज़ NT कर्नल है, वैसे लिनक्स कर्नल है। तो जो डॉकर के अंदर जो कर्नल यूज़ होता है वो लिनक्स का यूज़ होता है। तो आपको एक बार आपने प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया तो आप अगर उसको डॉकराइज कर लेते, बिना डॉकराइज किए भी आप होस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा प्रोजेक्ट है, स्टैटिक है, स्टैटिक से मेरा मतलब है कि उसमें डेटाबेस वगैरह यूज़ नहीं हुआ है, तो आप उसमें बिना डॉकर का भी होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड वे में डेवलप कर रहे हैं और आपके साथ 10 लोगों का टीम है तो आपको डॉकर यूज़ करना पड़ेगा। और डॉकर का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने में ईजी होता है। उसमें एक तरह का आर्किटेक्चर फॉलो होता है, एक तरह का डिज़ाइन फॉलो होता है, एक तरह का इन्फॉर्मेशन होता है कि इसमें Node.js का ये वाला वर्जन यूज़ होगा, सभी पैकेजेस का वर्जन वगैरह दिया होता है, तो वो डिप्लॉय करने में इजी हो जाता है। एक बार जब आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि आपके वेबसाइट पे पहले ट्रैफिक नहीं आ रहा था, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा, बहुत लोग यूज़र्स आपके वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर लोड बैलेंसर वगैरह का यूज़ होता है या CDN वगैरह का यूज़ होता है, या फिर वहाँ पे हम लोग क्लाउड वगैरह में मूव करते हैं, क्लाउड या फिर सर्वरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। मैं समझ रहा हूँ ये सब आपके लिए काफ़ी टफ होते जा रहा है, लेकिन मैं बस वर्ड बोल रहा हूँ ताकि आप उसको कैच करके, आप एक बार आप उसको कैच करके सुन लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको सुनते हैं तो आपके मेमोरी में वो वर्ड होता है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब उस वर्ड को आप दोबारा सुनते तो वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। और प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट वाला फील्ड ऐसा ही है कि हमें हर दिन नया नया वर्ड को या नया नया टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ता है, तो इसलिए मैं ये सब वर्ड या टेक्नोलॉजी आपको बता रहा हूँ। तो एक बार आप सर्वर पे डिप्लॉय करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर क्लाउड से इंट्रोडक्शन हुआ। क्लाउड मतलब कि गूगल क्लाउड हो सकता है, या फिर AWS हो सकता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वगैरह हो सकता है। वहाँ पर अब ये सब क्लाउड का यूज़ इसलिए करना पड़ता है कि ये क्लाउड सर्विसेज है, ये एंड टू एंड सर्विस देता है। मतलब आपको CDN चाहिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इसको बोलते हैं। जैसे कि हम लोग इंडिया में, तो हमने अपना वेबसाइट इंडिया के सर्वर पे होस्ट किया, कोई अगर उसे US से एक्सेस करना चाहता है तो उसका जो रिक्वेस्ट है वो इंडिया आएगा, इंडिया से जाएगा, तो टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, कुछ मिली सेकेंड ज़्यादा लग जाएंगे। तो उसको रिड्यूस करने के लिए और उसके साथ ही ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग CDN वगैरह का यूज़ करते हैं, लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं। तो इतना आपने ताम झाम कर लिया तो आप एक अच्छा वेब डेवलपर बन जाएंगे। अब इसके सैलरी की बात करें तो एंट्री लेवल जो सैलरी होता है वेब डेवलपर का वो 3 to 4 लाख से स्टार्ट हो जाता है। आप कोई भी कंपनी में एज ए वेब डेवलपर 3 to 4 लाख ले सकते हैं। अगर आप एज ए इंटर्नशिप जाते हैं, आपका जॉब नहीं लग रहा है, तो आप, मेरा मानना है कि आप फ्री में कहीं पे इंटर्नशिप करिए, वहाँ पे आप सीखिए। आप 6 महीना सीखते हैं, कहीं काम करते हैं, तो आपको इंडस्ट्री का नॉलेज होगा, चीज़ें कैसे काम करती है, आप इंटरव्यू में कुछ बता सकते हैं, फिर आप अच्छे जॉब पे जा सकते हैं। तो इसलिए काम करना इम्पोर्टेंट है। और इसमें सैलरी है, पैकेजेस है, अगर आपने इसमें अच्छा सीख लिया तो आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आपका खुद का वेबसाइट होगा जिसपे आपको पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप हो गया, या फिर आपने वहाँ पे एड्स ला दिया, अपना डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं, तो ये सब तरीके से आप वेब डेवलपमेंट में अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। और ये आपको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें आपको लगे रहना पड़ेगा।
इसमें एटलीस्ट अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो मेरा मानना है कि आपको अच्छा डेवलपमेंट स्किल आने में एटलीस्ट 5 इयर्स आपको लग जाता है। आप 1 साल में डेवलपमेंट करना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं, आप पैसा अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड वेब डेवलपर जो होता है, जिसके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज होता है, वो आने में 5 साल लग जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जर्नी रोड मैप वेब डेवलपमेंट का अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपका थैंकफुल रहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा।